दिल, आत्मा, श्वासें सब कुछ इन्हीं मंदिर की ढलान पर, धोबी गली में, तालाब की पाल पर, आंबा जी का बंगला, लाल बंगला में मेरी सांसें बसी रही। मैं याद है कि जितना मैं अपनी माँ की गोदी में नहीं खिला, उतना राजसमंद झील ने मुझे अपनी गोदी में खिलाया है। क्या बोलेंगे। अच्छा, मेरे क्या है कि खून में मेवाड़ी यही है, ज़्यादा देर हिंदी बोल सकता नहीं था मैं, क्या अंदर से मस्ती के मूड में था। जीवन का एक वो कौन सा कवि सम्मेलन है जहाँ पर आप यादगार रहा हो? तो निराशा का दौर आया, लेकिन एक चीज़ सीखी कि रात जितनी गहरी अंधेरी होगी ना, उजाला उतना ही अच्छा होगा। आपने जो पहला टीवी शो किया था, तब स्टेज पर जाने के बाद क्या आपके पांव धूजे थे? अगर आप में टैलेंट है तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा। टैलेंट तूफान होता है, कौन रोक सकता है तूफान? साहित्य का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और नए बच्चे जा रहे हैं, मैं उन्हें बिल्कुल उनका स्वागत करता हूँ और राजसमंद से टैलेंट को आगे भेजने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। इस बार जयवर्धन न्यूज़ लगातार अलग अलग एपिसोड के माध्यम से अलग अलग नवाचार जो करता रहता है, और इसी कड़ी में इस बार एक शख्सियत का विशेष मुहिम शुरू की जा रही है। उन शख्सियतों की विशेष कहानी, उनकी कहानी के माध्यम से न सिर्फ आने वाली युवा पीढ़ी, युवाओं को प्रेरक व प्रेरणास्पद रहेगी, बल्कि उनका जो जीवन है संघर्षमय, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और किस तरह से कैरियर उनका आगे बढ़ा, कि उस तरह से जो उनके जीवन के जो भी संघर्ष रहे आज की युवा पीढ़ी के लिए किस तरह इंस्पायर करें, वह प्रयास हमारा है। और इस मुहिम में हमारे साथ में हैं राहुल जी दीक्षित। इंस्पायर करने वाली उनके जीवन से जुड़ी कहानियाँ राजसमंद शहर से ये मुहिम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद राजसमंद जिले के साथ ही उदयपुर संभाग और बाहर की कुछ शख्सियतों से भी रूबरू कराने का प्रयास रहेगा। तो अब आपके साथ होंगे राहुल जी दीक्षित। नमस्कार दोस्तों, आज हम जयवर्धन न्यूज़ के मार्फत एक शख्सियत एपिसोड का निर्माण कर रहे हैं, और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी काव्य की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने एक छोटे से गांव से लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी, जो आज देश ही नहीं बल्कि विदेश तक इनकी ठहाकों वाली हंसी गूंज रही है। इन्होंने कई ऐसे चेहरों को खुशियों से भर दिया है जो वास्तव में अपनी ज़िंदगी से उदास हो चुके थे। आज हम सुनील व्यास से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। पंडित जी सुनील जी व्यास, आपको स्वागत है। नमस्कार, बिल्कुल स्वागत तो मैं कर रहा हूँ आप सबका। एक जयवर्धन न्यूज़ के तमाम चाहने वालों को मेरा प्रणाम, और मुझे खुशी है कि आपने ये जो आरंभ किया है शख्सियतों से मुलाकात करने का। और मैं शख्सियत तो हूँ नहीं, लेकिन आपने मान रखा है और मान लिया, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। इसी कड़ी में हम आपसे शुरुआत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने प्रारंभिक शिक्षा, जो एक बाल्य अवस्था की जो शिक्षा होती है, वो कहाँ से शुरू की थी? पहले से लेकर 10वीं तक एक्चुअली हम लोग LKG UKG तो पढ़े नहीं थे, क्योंकि उस ज़माने में चलते नहीं थे। अच्छा। तो पहली से लेकर 3वीं तक जोगेश्वरी मुंबई में पढ़ी। अच्छा। और चौथी, पाँचवीं, छठी मैंने गुप्तेश्वर महादेव में स्थित मिडिल स्कूल सेकेंड है। अच्छा है ना, तो वहाँ मैंने पढ़ी की। और 7वीं से लेकर BCom LLB मुंबई पढ़ाई की। मतलब आपका बम्बई और या राजसमंद आना जाना, मतलब एक पाँव यहाँ एक पाँव वहाँ, तो ये वहाँ और यहाँ का कैसे क्या रहा? वहाँ पापा काम करते थे, तो पापा के साथ चले गए, पापा लेके चले गए। लेकिन एक बात बताऊँ कि यहाँ जो मैं रहा, तो दिल, आत्मा, श्वासें सब कुछ इन्हीं मंदिर की ढलान पर, धोबी गली में, तालाब की पाल पर, आंबा जी का बंगला, लाल बंगला में मेरी सांसें बसी रही। अच्छा, आपको ये राजसमंद की झील, यहाँ का द्वारकाधीश का मंदिर, इसने अपने आगोश में ले रखा था? बिल्कुल आगोश में ले रखा था। मैं याद है कि जितना मैं अपनी माँ की गोदी में नहीं खिला, उतना राजसमंद झील ने मुझे अपनी गोदी में खिलाया है और बहुत लाड़ दिया है। राजसमंद झील ने मुझे मंदिर में, अब जब नाव का मनोरथ होता था तो हम लोग 2-2 पैसे में गड़े भरते थे उस ज़माने में। तो एक मीठी यादें आज मेरे पास बसी हुई थी, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। पंडित जी, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर आपको ये कब लगा कि यार मैं इस काव्य की दुनिया में जाना चाहता हूँ, मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ? मेरे एक भी भगवान का आप चेहरा देखो, मुस्कुराते हुए मिलेंगे सारे भगवान। अच्छा। है ना, कृष्ण भी मुस्कुराते हुए मिलते हैं, और मैं तो कृष्ण का मनसुखा हूँ।
जब हम रासलीला देखते थे तो मनसुखा का जब आता था तो हम मुस्कुराते थे। तो मुझे लगा कि ईश्वर ने ये सबसे बड़ा काम दिया है, किसी को रुलाने के बजाय हंसाए, और ये मेरे अपने ईश्वर ने मुझे दिया है, तो सहज रूप से आया, मैंने सोच के नहीं किया। और मुंबई में जब हम रहते थे तो पढ़ाई करते थे तो उस समय थिएटर भी करते थे, थिएटर देखते भी थे, तो मैंने कभी सीरियस रोल या ऐसा रोल करने की इच्छा नहीं हुई। मैं इंस्पायर था चार्ली चैपलिन से, महमूद से और उन लोगों से जो हंसते थे, हंसाते थे। हमने ये सुना है और देखा भी है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे कुछ एक दर्द छुपा हुआ होता है। क्या आप इसीलिए लोगों को हंसाते हैं कि आपके अंदर भी एक कहीं न कहीं एक दर्द हो? वही हंसा सकता है जिसे हंसी का असली अर्थ मालूम हो। जब तक वो पूरा भरा नहीं होगा ना, तब तक वो उसकी महत्वता या उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ इसको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर दर्द को हंसी के आंचल से, हंसी के आवरण से ढका जाए। तो कहीं न कहीं आपके कहीं पहले प्यार में चोट खाए हुए, इसी कारण तो ये कविताओं का ये रास्ता तो नहीं चुना आपने? ना, प्यार तो मुस्कुराने के लिए होता है, चोट खाने के लिए नहीं होता है। बढ़िया बात कही है, वो तो होता ही रहता है, सब जगह होता है। लेकिन मैंने देखा है कई लोगों को घर गृहस्थी से लेकर सामाजिक तनाव को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं। कोई बच्चों से है, कोई किससे है, कोई आर्थिक समस्या से, कोई शरीर से। तो मैंने कहा अगर जब दर्द आ रहा है ना, तो उस दर्द को बांटने का एक अच्छा, आंसू और मुस्कान का बहुत गहरा संबंध है राहुल भैया। अच्छा। आंसू का जन्म आँख से होता है जी। और गालों पर आकर आंसू जवान होता है, और होठों पर आकर आंसू दम तोड़ देता है, और जहाँ से आंसू दम तोड़ता है वहाँ से मुस्कुराहट का जन्म होता है। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आपने कई ऐसे चेहरों को हंसाया है जो टूट चुके थे, बिखर चुके थे। आपने अपनी कविताओं के द्वारा बड़े बड़े मंचों पर उन चेहरों को हंसाया, उनको हौसला दिया है। और मैं इसी कड़ी में आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब आप बॉम्बे रहते थे तो वहाँ आपको कभी राजसमंद की याद आती थी क्या? अक्सर आती थी मैं, और उसी चक्कर में कई बार मार भी खाई है मैंने। तो हम स्कूल से भागकर वो जो चौपाटी थी, गिरगांव चौपाटी, और क्योंकि तैरना तो आता था यहाँ से, तो गिरगांव चौपाटी में हम लोग कूद जाते थे। तो वहाँ लोग देखते थे और ये गिर गया, पर हमको तो कूदना आता था। तो हम गिरगांव चौपाटी में समुद्र में नहाते थे और वापस घर आते थे तो डांट पड़ती थी। तो फिर मैं मम्मी से मेवाड़ी में कहता, हमारा नहीं रहना होटल, मैंने पाची बटे ले चाल तालाब पे, मैं बटे ना हूँ ना। तो राजसमंद की याद तो अक्सर आती थी। तो आपकी काव्य की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? मैं लिखता तो बचपन से था, लिखने का एक ईश्वर ने जो दिया है मुझे, लेकिन सही ढंग से अगर मैंने लिखने में होश संभाला तो मैंने कक्षा 10वीं क्लास से, जब मेरे स्कूल में एक सेल्फ कंपोज्ड पोइट्री कंपटीशन हुआ था, तो मैंने अपनी कविताएं लिखी थी वहाँ पर और मुझे उसमें पुरस्कार मिला था। तब से मैंने कहा जब अगर ये, तब मुझे एक तरह से लगा कि लिखना चाहिए, और फिर मैंने कवियों को पढ़ना शुरू किया। कविता से इंटरेस्ट बचपन से ही था। हमारे जो गुप्तेश्वर महादेव में मोहम्मद नूर जी, और ये जब मुझे रमेश जी वर्मा और ये कविता पढ़ाते थे हिंदी, तो मुझे हिंदी में कविता याद जल्दी होती थी, बाकी याद नहीं होता था। अच्छा। ये था सर, आनंद था। तो आपके परिवार में कोई पहले से इस पृष्ठभूमि में था साहित्य की, कविता की? ना, ऐसा लिखते तो थे, बड़ी बहनें लिखती थी, पर इस तरह से कभी आए नहीं। वैसे आपको एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि आपको आगे बढ़ाने में किसकी अहम भूमिका रही है? और कई लोग हैं जिन्होंने मुझे हर वक्त समर्थन दिया, हर वक्त सपोर्ट किया। सबसे पहले तो मेरे नाम लेना चाहूँगा, नाम क्या, उन्हीं की कृपा है। मेरे पिताश्री मेरे जब मूड में होते थे तो कई बार ठुमरी गाते थे। अच्छा। उनको बड़ा मतलब उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी, बेस बहुत मजबूत था। तो पिताश्री का झुकाव था संगीत की तरफ, और मैं जब लिखता था तो उन्हें बताता था। तो पापा का सपोर्ट था, बड़े भाई का सपोर्ट मिला लिखने में, उनको लिख के बताता था, डांटते भी थे, बोले यूँ कहीं इंडिया की न्यान कहीं हर के लिख दें। मेरी बहनों का सपोर्ट था। और फिर कवि सम्मेलन में कभी सोचा नहीं था। फिर त्रिलोकी मोहन जी पुरोहित और मेरा भाई दोस्त समझो आप, धीरेन्द्र,
ये लोग मुझे मिलते गए, कारवा बनता गया, राजेश पंड्या और चलो ये तो बात ठीक है, ये आपके गुरु रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कोई शख्स रहा होगा जो वास्तव में आपको कहता होगा कि यार चल मेरे साथ, स्कूटर पे बैठ, मैं तुझे ले चलता हूँ। कोई ऐसा शख्स जो आपको खींचता था उस वक्त? हाँ, ऐसे शख्स था जो मुझे खींचता था, स्कूटर पे बिठा कर कई बार ले जाता था, है ना। तो मेरे पास तो स्कूटर था भी नहीं उस समय, तो मुझे एक दो बार धीरेन्द्र ले गया था, जिसको हम बबला कहते हैं प्यार से। तो वो मुझे खींच के ले जाता था। अच्छा। कि चल। और मेरा भगवती नंदन दादिश है, वो भी कई बार हम लोग साथ में लिखते थे, गज़लें लिखता था, तो वो चलता था ज़माना। मुंबई में मेरा दोस्त था जितेंद्र चौहान, मैं उसको कविता लिखकर सुनाता था, तो वो व्यापारी था, मैं साहित्यकार था, तो बोले तू चल मैं सुनवाता हूँ, लेकिन मंच कभी किया नहीं था। आपको आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कौन है? जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वैसे कवि सम्मेलन में जो मुझे कवि सम्मेलन मंच पर लाए थे, बुद्धि प्रकाश जी दादिश लाए, फिर विनीत जी चौहान ने मुझे समर्थन दिया, फिर कई लोग मिले जो करते थे, लेकिन जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा हर चीज़ में, जीवन में कैसे जीना है मस्ती से, वो मेरे पिताश्री थे। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो पिताजी थे, आपके प्रति उनका कैसे क्या रहता था? और मेरे बाबा जो थे वो मेरे गुरु भी थे, मेरे ईश्वर भगवान भी थे। सुबह उठ के उनके मंगला कर लेता था, मेरे दोस्त भी थे वो। और माँ तो माँ होती है, माँ तो जल्दी चली गई थी न, लेकिन पापा के साथ अकेला रहने का सौभाग्य मुझे मिला, है ना। माँ के साथ भी खूब रहा हूँ मैं, माँ का भी लाडला रहा हूँ, पर माँ के जाने के बाद पापा से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता हुई। पहले पापा से डरते थे तो उनके सामने जाता नहीं था। करीब करीब आपको 20-22 साल हो गए इन मंचों पर काव्य पाठ करते हुए। हाँ। अभी तक आपने जो पहला जो मंच आपने किया था वो कौन से सन में किया था? मैंने 2002 में किया था। अच्छा, 2002 में कहाँ किया था आपने? मैंने राजनगर किया नहीं था, हो गया था, मैं करने के लिए नहीं गया था। मैं तो कवि सम्मेलन सुनने गया था। कवि सम्मेलन सुनने का शौक तो शुरू से ही था, 10वीं से ही था। आज़ाद मैदान में सुनते थे, मनहर जी के लेकर शरद जी जोशी, उल्लट जी, प्रभा ठाकुर जी, माया गोविंद जी, और सबको सुनते थे। यहाँ मैं सुनने गया कवि सम्मेलन, तो ऐसी परिस्थिति बनी कि मंच पे बुला लिया और चले गए, वापस भाग गए थे, वापस बुला लिया। तो अभी तक आपने कितने कवि सम्मेलन कर लिए हैं? आपको टारगेट, यूँ तो आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन फिर भी लमसम। मैं 2012 तक तो लिखता था हर साल, है ना, लेकिन अब फिर लिखना बंद कर दिया। तो लगभग आप मान के चलो तो भी 3,500-4 हज़ार मैंने मंच कर लिए। मतलब 3,500-4 हज़ार मंचों को आपने इतने, मतलब अगर एक हिसाब से देखें तो आपने करोड़ों लोगों को हंसाया है। मतलब हाँ, ये पुण्य किया है आपने। ईश्वर ने कृपा की मुझ पर कि मुझे इस लायक बनाया, ये मुझे काम दिया हंसाने का ना। आपने देश में तो कवि सम्मेलन किए ही हैं, देश भी गए हैं, तो उसके बारे में? बड़ा अद्भुत था वो। पहली बार जब मैं गया था, बैंकॉक गया था, तो बैंकॉक में मैं सोच रहा था यार यहाँ क्या बोलेंगे। अच्छा, मेरे क्या है कि खून में मेवाड़ी यही है, ज़्यादा देर हिंदी बोल सकता नहीं था मैं, क्या अंदर से मस्ती के मूड में था, क्योंकि यार अटैक कहीं करेगा विदेश, देखो विदेश हवाई जहाज़ में भी इतना लंबा पहले टाइम बैठा, ये कैसे सुनेंगे, क्या सुनेंगे, ये सोच के मेरे को दोपहर के बाद बुखार आ गया। अच्छा, कि आज क्या करेंगे। शाम को जब प्रोग्राम हुआ और सबसे ज़्यादा जमा में लोगों ने खूब पसंद किया, वो बुखार पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद एक निरंतर यात्रा बनती गई। मैं केन्या भी चला गया, मैं अफ्रीका भी गया, मैं गल्फ कंट्रीज भी चला गया था, तो ये चलता गया। मतलब एक सुनील व्यास, एक राजसमंद के गांव का लड़का जिसके पास स्कूटर भी नहीं था और जिसने हवाई जहाज़ की यात्रा की। जब आप पहली बार हवाई यात्रा में सफ़र कर रहे तो आपके साथ कोई था या आप अकेले, या उस वक्त आप एक बड़ी मीठी याद है। मैं कलकत्ता प्रोग्राम करके आ रहा था, तो मेरे साथ धर्मेंद्र सोनी था, दिवंगत, वो भगवान उनके याद, मेरा अच्छा दोस्त था कवि सम्मेलन का, धर्मेंद्र सोनी। तो पैसे दिए थे हमें, बुद्धि प्रकाश जी ने उस समय लगभग 22 हज़ार रुपये हम कमा के ला रहे थे। अच्छा, 10 दिन कवि सम्मेलन किए, तो बोले यार हवाई जहाज़ में जाएंगे। मैं कहा मैं तो कभी बैठा नहीं यार। बोले जब मैं बैठाऊँगा। तो हम हवाई जहाज़ में गए, तो एयरपोर्ट पे उसने कहा कॉफ़ी पीते हैं।
उसने मैंने कॉफ़ी पी ली एयरपोर्ट पर, कड़ी जहर लगी मेरे को कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी पिला दी पर राम जाने कौन सी कॉफ़ी पिले, जो मैंने एक गुट पिया और वो पूरी कॉफ़ी मेरे को थूकनी पड़ी, जो मेरे मतलब चिल्लाया, बोले 100 रुपये की कॉफ़ी फेंक दी थी मैंने। और मैंने कहा कड़वी जहर कैसे पीऊँ इसको। फिर क्या हवाई जहाज़ में बैठे हम, तो वो मैंने सुन रखा था कि हवाई जहाज़ में चाय भी आएगी, नाश्ता भी आएगा, टॉफियाँ भी आएगी, वो बहुत देर तक आई नहीं। अच्छा। तो वो इंडिगो की फ़्लाइट थी, मुझे क्या पता ये तो पैसे लेते हैं। हाँ। तो मैंने कहा ये तो आई नहीं रही यार, है ना। मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा ये बोले नहीं पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा बाथरूम तो देखिए हूँ हवाई जहाज़ का यार। हवाई जहाज़ का बाथरूम देखने का, जब वो एक नली लगी हुई थी साबुन निकालने की, उस समय मुझे पता नहीं था कि ये साबुन निकालने की, वो हाथ लगा तो अपने आप पानी आता। अब ये बंद कैसे हो गया, ये चालू कैसे हो, जो पता नहीं था बंद कैसे। जब मैं उसको नली को घुमाता गया जो वो हाथ में आ गई। मैंने कहा ये सारे माथे आ जाएंगे मेरे, और मैं चुपचाप उसको वैसे ही छोड़ के वापस आ गया। मैंने धर्मेंद्र को कहा, मैंने कहा यार न तो वहाँ पानी मिल रहा है, नहीं साबुन जाग आ गया यार। तो खूब हंसे, वो बड़ी यादें थी, अच्छी मीठी यादें थी, है ना। तो ये तो आपकी जो आप लोगों को हंसाते हैं, उस वक्त आपके वास्तव में हाथ पैर फूल गए होंगे कि यार ये अपने कुछ नहीं, मैं आ गया, मैंने कहा मैं कला कर आया हूँ बाथरूम में। तो आपके जीवन का एक वो कौन सा कवि सम्मेलन है जहाँ पर आप यादगार रहा हो आपके जीवन में? अभी आपने बताया था कि हजारों कवि सम्मेलन कर दिए हैं, लेकिन कोई ऐसा कवि सम्मेलन जो आप जिंदगी भर नहीं भूलना चाहते? है, 2-4 है, लेकिन एक मैं नहीं भूलना चाहता उसको कभी भी। संवेदना का अपना एक अहम स्थान होता है राहुल भी, आप तो जानते हो, आप तो खुद लिखते हो। हंसाना अच्छी बात है, लेकिन हंसाने के साथ साथ संवेदना अगर जिंदा रहे तो मज़ा आता है। एक कवि सम्मेलन था अहमदाबाद का, होली के समय विप्र फाउंडेशन का, तो वो सारे अनाथ जो अपना घर होता है ना, वृद्धाश्रम वाले। हाँ जी। ये बड़ी पीड़ा है हमारे हिंदुस्तान में, वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन 8-10 वृद्धाश्रम के लोग जो सारे बुजुर्ग और बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पिता स्वरूप, वो आए और पूरा हॉल भर गया। तो मैंने सोचा था कि आज इनको अपन खूब हंसाएंगे और इनको अपन पिताश्री पे जो कविता लिखी मैंने बाबा पे, वो कविता आज इनको सुनाऊंगा। और मेरे ये कविता और ये कवि सम्मेलन मेरे पापा को समर्पित करता हूँ। तो मैंने मेरी माँ को याद किया, पिताजी को याद किया। उसी समय वो एक फ़ोन आता था नोकिया का, हाँ, तो टंग, हाँ, तो एक मैसेज आया ऑडियो। मैं कि यार मैं देखता नहीं हूँ मोबाइल मोस्टली, मैं कि क्या आया। जब मैंने उसको मोबाइल देखा तो उस समय आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बाबा की आवाज़ थी जो मेरे भतीजे ने भेजी थी, और मैंने कहा पापा का सीधा आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने करीब 1-1.5 घंटे तक हंसाया, लंबी पारी खेली बहुत, और खूब हंसाया उनको। फिर मैंने बाबा पे कविता सुनाई, तो आप विश्वास मानोगे पूरे मंच के आंखों में आंसू थे। मैं रो नहीं सकता था, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं हास्य कवि था हंसाने के लिए। सामने जितने भी थे हर एक की आंखों में आंसू थे, और मैं अंदर तक यहाँ तक भर चुका था कि अब निकले, अब फूटे। कविता जैसे ही ख़त्म की, मैं पीछे ग्रीन रूम में भागा। मेरे साथ साथ एक राठौड़ साहब थे, वो भी आए। उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा मुझे पता है तू अब रोएगा, और मैं फूट के रोया। सारा हॉल खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग ओवेशन थी, सब लोग हंसते मुस्कुराते आंख में से आंसू निकालते हुए तालियां बजा रहे थे। पूरा मंच खड़ा हुआ था, तालियां बजा रहा था, और मैं अपने बाबा को याद कर रहा था। इससे बड़ा कवि सम्मेलन मैंने शायद नहीं किया। ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आप वैसे लगते भी राकेश रोशन जैसे हैं, तो कई मंचों पर जाते हैं। क्या कभी ऐसा हादसा भी हुआ है कि यार कोई मंच पर आपके कोई ऐसी लड़की आपसे लिपट गई हो या आपको आई लव यू कह दिया हो? नहीं, देखो ये अक्सर होता है, सेलिब्रिटियों के साथ होता है, और आप तो वास्तव में इतने चार्मिंग लगते हो क्या? तो ऐसा हादसा हुआ तो होगा। देखो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। 2-3 बार हुआ है हादसा ऐसा। मतलब 2-3 बार? हम तो एक बार की कर रहे थे ना, आपके साथ तो 2-3 बार, मतलब 6-7 बार हो चुका है मतलब। हाँ हुआ तो है, 3-4 बार से ज़्यादा हुआ है। क्या हुआ फिर वो बताइए आप, थोड़ा विस्तार से बताइए, हमारे दर्शक भी उत्सुक हैं। देखो कलकत्ता का मंच था, खूब जमा था उस कलकत्ता के प्रोग्राम में। वैसे मैं आपको रोक रहा हूँ, और ये कौन से सन की बात है, ये भी बताइए आप। ये ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, 5 साल कोविड के पहले की बात है। अच्छा। खूब जमा था, तो सामने एक संभ्रांत परिवार की महिला बैठी थी, तो कंटिन्यू देखे जा रहे। मैं देखना नहीं चाह रहा था, पर वो नज़र बार बार वही जा रही थी। मतलब आपकी भी टिक गई नज़र? मतलब टिक नहीं गई, वो आगे बैठे थे, वो हंसना तालियां बजाना, तो मैंने कहा यार क्या हो रहा है।
जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ और नीचे उतरा तो वो आई पास में और बोले कि आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे। मैंने कहा प्रणाम आपको। मैंने कहा अब उनका क्या है उद्देश्य, अपने को क्या पता। मैंने कहा प्रणाम। ठीक है, तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने नंबर लिए और उसी टाइम में जैसे ही बाहर निकला लॉबी से तो फ़ोन आया, बोले कॉफ़ी पीना चाहते हैं हम आपके साथ। कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। मैंने कहा चलो। मतलब देखो ये एक शर्मीले स्वभाव का एक हास्य कवि जो वास्तव में अपनी एक देखो हाँ प्यार हो जाता है। और देखो प्यार की एक ऐसी बात है, तो प्यार हर इंसान को होता है, चाहे पशु पक्षी हो, हम तो इंसान है। देखो बताइए फिर क्या हुआ? कॉफ़ी वॉफ़ी पी और फिर वो होली थी जो रंग गुलाल लाए, गुलाल लगाए, इत्र दिया। फिर मैं चला गया कमरे में, अपने दोस्तों के संजय जी जाला और सब होटल में चला गया था। उनका मैसेज वैसे आया तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे मतलब आदरणीय हो मेरे लिए और मातृशक्ति हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तरफ से तो था ही। मतलब आपने दिल तोड़ दिया है? दिल जोड़ा ही नहीं मैंने, तो तोड़ा कहाँ से। मतलब उन्होंने तो जोड़ ही दिया था। वो एक टेम्परेरी ग्लैमर होता है जो दिखता है। हम लोग भी कई बार टेम्परेरी ग्लैमर के प्रभाव में आ जाते हैं, तो एक टेम्परेरी ग्लैमर होता है। सुनील जी भाई साहब ने ये एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि यार एक टेम्परेरी जो एक अट्रैक्शन होता है उसके मोह में युवा नहीं पड़े। धीरे धीरे ये प्यार बदलता रहता है और इस प्यार को उसी तक सीमित रखकर अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, हम यही चाहते हैं। सुनील जी भाई साहब, आपके जीवन में निराशा का दौर भी तो आया होगा? आया ना, निराशा का दौर भी आया। कोविड के टाइम तो नहीं आया। कोविड के टाइम तो मैंने निराशा दूर करने की कसम खा रखी थी और लोगों को खूब हंसाया मैंने, फ़ोन कर के भी सबका तनाव दूर किया। लेकिन 2012-13 का जो टाइम था वो आ चुका था निराशा का दौर। और एक बार जब मैं मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुआ रहा, मम्मी चली गई, उसके बाद जो सीन था वो लगभग 1.5 साल का था, तो निराशा का दौर आया। लेकिन एक चीज़ सीखी कि रात जितनी गहरी अंधेरी होगी ना, उजाला उतना ही अच्छा होगा। तो इंतज़ार किया। आपने जो पहला टीवी शो किया था तब स्टेज पर जाने के बाद क्या आपके पांव धूजे थे? वैसा अक्सर होता है, ये हम युवाओं को भी समर्पित करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे युवा आज भी जा रहे हैं, तो उनको आप ये बताएं कि हाँ वहाँ क्या हालात होते हैं। कैमरे से राहुल भैया मेरा संपर्क बहुत शुरू से रहा है। जब दूरदर्शन चलता था तो दूरदर्शन में पहली बार एक सफ़ी इनामदार साहब थे, आपने नाम सुना होगा, बड़ा अच्छा अभिनेता थे और प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे। उनके साथ मैंने एक टीवी सीरियल किया, यस सर, जो कॉलेज में ड्रग एडिक्ट पर था। 13 एपिसोड किए दूरदर्शन पर और मेरे 13 एपिसोड बड़े हिट हुए थे। उसमें मैं सेकंड लीड रोल में था, कॉलेज में था। और उसके बाद मैंने बॉक्स ऑफिस में फिल्म इंडस्ट्री में काम किया एज ए प्रेस रिपोर्टर और कैमरे के पीछे मैंने खूब काम किया। तो कैमरे का भय मुझे नहीं था। उसके बाद मैंने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जो लाफ इंडिया लाफ के नाम से आया था, राजसमंद से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर जी ठाकुर जी ने मुझे पहली बार राजसमंद से किसी शख्स को लाफ इंडिया लाफ में लाफ्टर चैलेंज में भेजा। तो मुझे कैमरे का तो मुझे पूरी नॉलेज थी, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे गया तो एक फीवर अलग आ गया, क्योंकि अब मुझे परफॉर्म करना था। तो कुछ भी नहीं दिखा, एकदम अंधेरा छा गया आंखों के सामने। न तो मुझे कैमरा दिखे, न ऑडियंस दिखे, न मुझे जजेस दिखे। और मैं वापस पीछे चला गया और मैंने पानी पिया और मुंह पे वापस डाला। तो वो मेकअप मैन आया, चिल्लाया, बोले सारा मेकअप ख़राब कर दिया। अरे मेकअप की पड़ी, मैं कंटेंट भूल गया सब। तो वापस उस बेचारे ने मेरा मेकअप किया और वापस आया। तो एक फीवर तो होता ही है, स्टेज फीवर होता ही है, आज भी होता है मुझे। और नहीं होगा किसी को तो वो फिर कर नहीं पाएगा, सबको होना चाहिए। मतलब आपने शो भी किए हैं, आपने कभी मंच भी किए हैं, आपको कभी लगा कि यार कि ये जो अपन जो साहित्य आपने साहित्य भी लिखा है, मैंने तो कवि सम्मेलन और जो आप साहित्य में, इन दोनों में अंतर देखते हैं? कवि सम्मेलन और साहित्य में ज़्यादा अंतर नहीं है। हम लोगों ने एक मान लिया है कि काव्य गोष्ठियों में या अलग प्रकार की गोष्ठियों में कविताएं होती है या मंचों पर कविताएं होती है, ऐसा नहीं है। मंचों पर कविताएं होती है। मैं तो सोम ठाकुर से लेकर मनहर से लेकर सरोजी जोशी, ब्याल कवि बैरागी तक को सुना हुआ हूँ मैंने। कविताएं होती है, आज भी होती है, लेकिन बीच में एक दौर आ गया था। वो दौर आने के बाद वो थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडी वाला दौर आया, तो कविता कहीं ना कहीं उस पर हानि पहुंची, कविता को मंच पर, और मंच को ग्लैमर मान दिया गया, परफॉर्मेंस का एक जगह मान ली गई है। ऑडियंस में भी चेंज आया,
ऑडियंस भी अब गीत, कविता है, श्रृंगार वो सुनना पसंद नहीं करती थी, है ना, तो स्टैंड अप सुनती थी। तो धीरे धीरे लोगों ने उसमें ढाल दिया अपने आप को। लेकिन आज भी अगर जहाँ कवि सम्मेलन अपने स्वरूप में है, जैसे छिंदवाड़ा वाला कवि सम्मेलन है, बिहार का सिमरिया वाला कवि सम्मेलन है, वहाँ सिर्फ कविता ही होती है। तो कविता आज भी जिंदा है मंचों पर, ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाता है कि और हम कई सोशल मीडिया के मार्फत भी देखते हैं कि आजकल कवि सम्मेलनों में भी एक ग्रुपिंग होने लगी है। उसके बारे में आप क्या, जिसकी वजह से जो नए नए कवि हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और ये अक्सर देखा जाता है, ये कई बार इस पर विवाद भी हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल भैया, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। कुछ लोगों के ग्रुप बनाने से या कुछ लोगों के कई लोगों का दिल मिल जाता है, वो उसी को बुलाते हैं, वो उसको बुलाते हैं। ग्रुपिंग वाला मैटर नहीं है। अगर ऐसा ग्रुपिंग वाला मैटर होता तो मैं काकरोल से निकलकर दिल्ली या दिल्ली के बाहर या हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा पाता। आज भी बड़े लेवल पर ग्रुपिंग नहीं है। आज भी बड़े लेवल पर उन्हीं लोगों की डिमांड है, उन्हीं लोगों की वैल्यू है जो परफॉर्मेंस या कविता लेकर आ रहा है, जो साहित्य लेकर आ रहा है, जो कविता लेकर आ रहा है, जो टैलेंट लेकर आ रहा है। ये वही लोग इसको विवाद बनाते हैं जो टैलेंट के दम पर नहीं और इस तरह की राजनीति के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा। टैलेंट तूफान होता है, कौन रोक सकता है तूफान को? क्या आप राजसमंद में भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनको आप तो एक नाम है, एक शख्सियत है, आपका पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। सुनील व्यास को हर व्यक्ति जानता है। क्या उन नव कलमकारों को, कवियों को आप मंच देना पसंद करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगा। मुझे भी तो दिया ना, लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने रात भर तपा है, कई रात तपी मैंने। यह मेरे घर वाले सब जानते हैं और वो लोग जानते हैं जिनके सामने मैं लिख के लाता था और काट देते थे पूरी कविता और फिर वापस लिखता था रात भर। तो मैं उन बच्चों को मंच देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, लेकिन वो एक रात में अगर मंच चाहते हैं तो संभव नहीं है। पहले खुद को तपना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मैं ये पूरी बात कहना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए, आप एक रात में उस ग्लैमर के चक्कर में आना चाहते हो तो मत आओ, पहले खुद को तैयार करो। और अगर आप तैयार नहीं कर पा रहे हो या तप नहीं पा रहे हो या कोई समस्या आ रही, मैं बैठा हूँ, आप मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे उन बच्चों के लिए खुले हैं। मैं भले ही किसी भी हालत में हूँ, मैं उन बच्चों को समय देने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट नहीं है, कविता साहित्य का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और शॉर्टकट के दम पर जाओगे तो वो कुछ समय के लिए आओगे, वापस चले जाओगे, पता नहीं लगेगा। लंबे समय तक अगर आपको जिंदा रहना है या इतिहास आपको याद करे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब नाम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज के युवा जो कवि हैं वो शॉर्टकट का रास्ता अपनाना चाहते हैं, आप यही कहना चाहते हैं? नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं। एक दो मंच आपने ले लिए या एक दो मंच कहीं से कबाड़ लिए और आप कवि बन गए मंच के। नहीं भाई, मैं आज इतने साल से बना, मैं अपने आप को कवि नहीं मानता हूँ। मैंने सुना है आप फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे। हीरो तो नहीं बनना चाहता था मैं कैमरे के पीछे काम करना चाहता था। हीरो तो क्या बने नहीं, हीरो तो नहीं। वैसे अब आपकी एक 50 आपने पार कर लिया है, आगे की आपकी क्या सोच है, क्या रणनीति? क्योंकि क्या है कि ये एक सफ़र है जो कभी रुकेगा नहीं, लेकिन आप इसके बारे में क्या चाहते हैं? मैं एक ही चाहता हूँ कि राहुल भैया, मेरी जो बची हुई ज़िंदगी है, कोविड के बाद की बोनस की ज़िंदगी मिली है हमको, इसका एक एक पल उन सबके लिए जीना चाहता हूँ। उन नई पीढ़ी जो पढ़ाई के चक्कर में या कैरियर के चक्कर में डिप्रेशन में आ रही है और सुसाइड कर रही है, मैं उनका कैरियर बदलना चाहता हूँ, उनके दिमाग में पॉजिटिवनेस भरना चाहता हूँ। और दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है दुनिया, हर जगह खूबसूरत है और हर लोग खूबसूरत है, हर लोग बहुत प्यारे हैं। तो मैं एक कोशिश करूंगा कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बांट सकूं, ये जो जितनी भी ज़िंदगी बची है। और नए बच्चे जो आ रहे हैं, मैं उन्हें बिल्कुल उनका स्वागत करता हूं और राजसमंद से टैलेंट को आगे भेजने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो सुनील जी ने आज हमारे चैनल के मार्फत ये कहा है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि जो नए कलमकार हैं, नए कवि हैं, उनको आगे बढ़ाने का मैं प्रयास ज़रूर करूंगा। अब हम इस दौर में आखिरी में पहुंच चुके हैं। मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वैसे आपके ये कवि सम्मेलन, ये ग्लैमर की दुनिया, फिल्मी दुनिया, बॉम्बे, इसमें शारीरिक शिक्षक ये कहाँ से आ गया? इसमें भी राजसमंद झील का ही हाथ है। तैरते थे, खेलते थे, नया अखाड़ा भी जाते थे। और फिर वहाँ चले गए और मैंने LLB की और कॉमर्स में
अकाउंट्स का काम करने लगे। यहाँ आए तो अब यहाँ करे क्या, आगे छोड़ के बम्बई करना क्या, तो पता लगा कि पीटीआई बन जाओ। और मैंने कहा पीटीआई क्या होता है, बोले वो खिलावा वाला मार साहब। और मैंने कहा ये काम तो ठीक है यार, कहाँ कैसे बढ़ेंगे। तो मेरे भाने जो भी जिला शिक्षा अधिकारी है उसने बताया कि अमरावती जाओ। तो हम अमरावती चले गए, साल भर मेहनत की हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में। यहाँ आए तो ईश्वर की कृपा थी, द्वारकाधीश को, उसको यहीं रखना था। तो उसने मुझे पोस्टिंग भी हो गई, मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई, और मैं धानीन में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। और ये अच्छा हुआ मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं सकता था बच्चों को। मुझे पता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे फेल होंगे, फेल तो नहीं होंगे, पर करेंगे क्या। तो मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता था, एक सोचा था, बच्चों के साथ मस्त रहना चाहता था, वो ईश्वर ने मुझे दिया। तो आज आप बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें खिलाते हैं, या सारे कवि सम्मेलन आज वो खेला तो चलता है। तो आपके स्कूल में भी डिमांड रहती होगी कि यार ये कवि समय, ये कवि तो अपने फ्री वाले ही हैं यार, इनको कोई नहीं धारता। तो कवि सम्मेलन वहाँ पे भी चलता होगा, क्लासरूम में चाय वाय के टाइम पर फुल चलता है। बच्चों को जोर जोर से कविता सुनाता हूँ। जैसे वो बच्चन जी की कविता थी, सब बच्चों को याद है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवान, फिर वह चली आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली दूसर बादलों को भूमि ने इस भांति घेरा, रात 7 दिन हो गया अब रात आई और काली, लग रहा था इस निशा का अब न होगा फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से बीत कड़कड़ बीत हर क्षण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान, फिर नीड़ का निर्वाण। मेरे सारे बच्चों को याद है। ये थे हमारे साथ पंडित सुनील जी व्यास, जिन्होंने अपने जीवन की उन परतों को खोला जो अभी तक इन्होंने कभी नहीं खोला। इन्होंने जो संघर्ष की कहानी बताई है, अपने कैरियर की जो उठापटक के बीच में इन्होंने जो ज़िंदगी के हिलोरों के बीच की जो कहानी दिखाई है, वह आज के युवाओं को प्रेरणा दे रहा है। ऐसी ही कई कहानियों को हम आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।